हे एवरीबॉडी, मैं हूं अंजलि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल लो बाय अंजलि। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरल जस्टिस और फेयर हियरिंग की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है नेचुरल जस्टिस का, उसका ओरिजिन, उसकी डेफिनेशन, उसके पर्पस के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो किन दो डॉक्ट्राइन पर बेस है, फर्स्ट नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ पे और ओडी अल्ट्रम पार्टम पे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं नेचुरल जस्टिस के इंट्रोडक्शन के साथ। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जस्ट नेचुरल ऑफ द रोमन लॉ। ये जो वर्ड है, ये जो प्रिंसिपल है, ये रोमन लॉ के वर्ड जस्ट नेचुरल से लिया गया है और ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेट करता है कॉमन लॉ से, मॉरल प्रिंसिपल से, मॉरल वैल्यूज़ से। जैसे हम ये प्रिंसिपल देखते हैं, ये वर्ड देखते हैं नेचुरल जस्टिस, इससे हमें ये दिखता है कि हाँ मतलब नेचुरल जस्टिस किया जाना चाहिए सभी पर्सन के साथ, ठीक है। मॉरल वैल्यूज़ दिखती हैं हमें वहाँ पर, मॉरल प्रिंसिपल्स दिखते हैं, कॉमन लॉ दिखाई देते हैं। नेचुरल जस्टिस को अगर हम सिंपल वे में समझें तो इसका मतलब होगा कि ना मतलब हमें सभी पर्सन को सुनना चाहिए। ये नहीं है कि एक पर्सन को सुन लिया, दूसरे को बात रखने का मौका ही नहीं दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। वहाँ पे नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। तो यही है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल। थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे दिया मैंने पहले स्टार्टिंग में, फिर आगे हम अच्छे से और पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो नेचुरल जस्टिस है ये कोडिफाइड नहीं है। इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर विच इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन। ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और ना ही किसी स्टैट्यूट से इसे डिराइव किया गया है, ये कोडिफाइड नहीं है। अब हम देखते हैं नेचुरल जस्टिस का ओरिजिन। नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है ये, और ये बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है। नेचुरल जस्टिस इज़ अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। हम ये तभी कह सकते हैं कि वहाँ पर नेचुरल जस्टिस हुआ है किसी पर्सन के साथ जब कोर्ट रॉन्ग को रॉन्ग बताती है और राइट को राइट बताती है। मतलब दोनों पार्टी की बातें सुनती हैं फिर कोई डिसीज़न लेती हैं। ये नहीं है कि रॉन्ग जो है उसको राइट बता दे और राइट को रॉन्ग बता दे बिना दूसरी पार्टी की बात सुने हुए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पर नेचुरल जस्टिस हुआ है। इन इंडिया द कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट एन अर्ली टाइम। इंडिया के अंदर ये जो कंसेप्ट है वो बहुत पहले ही ले लिया गया है। अब हम इससे रिलेटेड एक केस देखते हैं। इन द केस ऑफ मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द कोर्ट हेल्ड दैट द कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस शुड बी इन एवरी एक्शन वेदर इट इज़ जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड और क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि फेयरनेस का कंसेप्ट, नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट हर एक्शन में होना चाहिए, चाहे वो जुडिशियल हो, क्वासी जुडिशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो। मतलब ये कि जुडिशियल एक्शन, क्वासी जुडिशियल एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर जो फेयरनेस को का कंसेप्ट है, नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट है, उनको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। ना कि ये कि एक पार्टी को सुन लिया गया, उसकी बात सुन ली बस और डिसीजन दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फेयरनेस का कंसेप्ट होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट होना चाहिए। अब हम देखते हैं नेचुरल जस्टिस का पर्पस क्या है, इस प्रिंसिपल का पर्पस क्या है, आखिर ये नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो क्यों अडॉप्ट किया जाता है। टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। दोनों पार्टी जो है केस के अंदर, दोनों पार्टी को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस, फेयरनेस का कंसेप्ट होना चाहिए, सही डिसीजन लिया होना चाहिए जज के द्वारा। थर्ड है टू फुलफिल द गैप्स एंड लूप होल्स द लॉ। देखो लॉ में भी कई बार क्या होता है, कुछ लूप होल्स आ जाते हैं। अब उन गैप्स को पूरा करने के लिए ये पर्पज़ है इसका कि उन गैप्स को पूरा करे जो भी लॉ के अंदर लूप होल्स हैं, ठीक है। और फोर्थ इसका पर्पज़ ये है कि टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। जो भी सिटीजन को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ये, ताकि दोनों की सुनवाई हो, दोनों को सुना जाए। दोनों पार्टीज जो आई हैं कोर्ट के अंदर, उन दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, ठीक है। तो अब फिफ्थ पॉइंट है बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेचुरल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। जब भी कोई जजमेंट आती है तो कोर्ट जो है वहाँ पर नेचुरल जस्टिस अप्लाई करती है, वहाँ पर नेचुरल जस्टिस को देखकर वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, जस्टिस का मिसकैरेज नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं नेचुरल जस्टिस के एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है।
लॉर्ड एशर एमआर ने डेफिनेशन दी है इसकी। इन्होंने डिफाइन किया है कि इट एज द नेचुरल स्कोप ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। लेटर ही हैज़ चूजन द डिफाइन नेचुरल जस्टिस एज फंडामेंटल जस्टिस। इन्होंने डिफाइन किया कि ये एक नेचुरल सेंस है, मैंने यहाँ पे सेंस लिखना था, स्कोप लिख दिया सॉरी, कि ये एक ऐसा सेंस है, एक नेचुरल सेंस है जो कि बताता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। बाद में इन्होंने बताया कि ये जो नेचुरल जस्टिस है एक फंडामेंटल जस्टिस है ये। वहीं पर लॉर्ड पार्कर जो हैं उन्होंने डिफ़ाइन किया कि इट इज़ एज ड्यूटी एक्ट फेयरली, कि ये एक ड्यूटी है कि जो एक्ट किया जा रहा है उसको फेयरली किया जाना चाहिए। ठीक है, लॉर्ड पार्कर इज सेड दैट इट इज़ ड्यूटी टू एक्ट फेयरली, मतलब कोई जज जो है कोई डिसीज़न ले रहा है तो वो उस डिसीज़न को सही तरीके से ले, दोनों पार्टी की बात सुने तब कोई डिसीज़न ले, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि वहाँ पर जो एक्ट किया गया है वो फेयरली किया गया है, अदरवाइज़ नॉट। मिस्टर जस्टिस भगवती ने भी ये कहा कि जो भी एक्शन लिया जा रहा है, जो भी एक्शन किया जा रहा है उसको फेयर तरीके से, उसको अच्छी तरीके से प्ले किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो कौन से दो डॉक्ट्राइन पर बेस है। फर्स्ट है नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ या फिर रूल अगेंस्ट बाइस। इसका मतलब है नो मैन शैल बी अ जज इन द ओन कोज, मतलब कोई मैन जो है, कोई पर्सन जो है वो जज नहीं होगा, मतलब जज होने के बावजूद भी वो अपने कोज में, अपने केस में जो है जज नहीं होगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। अब हम दूसरा जो डॉक्ट्राइन है उनको देखते हैं, ऑडी अल्ट्रम पार्टम और द रूल फेयर हियरिंग। ऑडी अल्ट्रम पार्टम कह लो या फिर रूल ऑफ फेयर हियरिंग कह लो, इसका मतलब है हियर द अदर साइड, मतलब दूसरी पार्टी को भी सुना जाए, सिर्फ एक पार्टी को नहीं दूसरी पार्टी को भी सुना जाए, तभी वहाँ पर फेयर हियरिंग होगी। ओके, सो अच्छे से समझते हैं पहले डॉक्ट्राइन को, नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ, जिसका मतलब हमने देखा था नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन कोज, नो वन शुड बी मेड अ जज, कोई भी पर्सन जो है वो जज नहीं होगा इन हिज ओन कोज, अपने केस के अंदर, अपने कोज के अंदर, और द रूल अगेंस्ट बाइस, या फिर वहाँ पर जो है बाइसनेस का रूल नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि दूसरी पार्टी को नहीं सुना जा रहा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इलस्ट्रेशन से समझते हैं, देयर आर टू पर्सन ए एंड बी एंड देयर आर डिस्प्यूट्स बिटवीन ए एंड बी। दो पर्सन है ए और बी और उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है। ठीक है, हियर ए गज कोर्ट, ए जो है कोर्ट जाता है। इफ़ द जज हैज़ इंटरेस्ट इन द डिस्प्यूट मैटर और जज इज़ रिलेटिव ऑफ ए, अगर जज जो है उसका उस डिस्प्यूट पे कोई इंटरेस्ट है, या फिर उस जो जज है वो ए से, मतलब उसके रिलेशन में है, ए के रिलेशन में है वो, ठीक है, या एनी ऑफ हुम, सो द जज वुड नॉट बी डील दैट केस। अगर मान लो कि आपका कोई डिस्प्यूट हो गया किसी पर्सन के साथ, किसी पर्सन के साथ झगड़ा हो गया और आप कोर्ट चल जाते हो, और कोर्ट में जाने के बाद आपको वो जो जज है वहाँ पे, वो जज जो है आपका रिलेटिव है, आपके नॉन में है, तो क्या वो जज जो है आपका केस लड़ सकता है? तो वहाँ पर जो है नेचुरल जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि आप उसको जानते हो। तो यहाँ पर नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ का मतलब यही है कि अगर जज का कोई इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर हो गया, डिस्प्यूट मैटर को लेकर हो गया, वो आगे हम कई बाइसनेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर उसमें कोई इंटरेस्ट है जज का, या फिर जज आपके रिलेटिव हैं, तो वहाँ पर वो जज जो है वो जज नहीं होगा, उस केस को डील नहीं करेगा वो। और अगर कोई पर्सन जो है इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करता, इस नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करता, तो वो जो जजमेंट है, जो जजमेंट दे दी गई है, उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसे वॉइड कहा जाएगा। अगर जज का किसी केस मैटर के अंदर, सब्जेक्ट मैटर के अंदर, किसी और चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है और वो उस केस को डील करते हैं, तो वहाँ पर 3 तरह की बाइसनेस क्रिएट होगी, पेक्यूनरी बाइसनेस, पर्सनल बाइसनेस, बाइस एज टू सब्जेक्ट मैटर। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट है पर्सनल बाइसनेस। पर्सनल बाइसनेस ओरिजिनेट होते हैं, किससे ओरिजिनेट होते हैं? डिसाइडिंग अथॉरिटी और पार्टी के बीच में जो रिलेशन है उनसे। ठीक है, अगर कोई डिसाइडिंग अथॉरिटी मतलब जज जो है और पार्टी जो गई है कोर्ट के अंदर, फाइल करी है उसने सूट, ठीक है, तो अगर उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो वहाँ पर अगर वो जज जो है उस केस को डील करते हैं, उस केस के साथ डील करते हैं, तो यहाँ पर पर्सनल बाइसनेस क्रिएट होती है। दिस कैन प्लेस द डिसाइडिंग एडमिनिस्ट्रेशन
in a questionable situation to undertake an unfair act and deliver judgment in his person's favor। अगर मान लो अगर वो जज जो है उसके रिलेशन में है तो फिर वो उसके फेवर में ही होगा, उस पर्सन के फेवर में ही डिसीजन लेगा। तो अनफेयर एक्ट हो गया ना, ये फेयरनेस नहीं हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर फेयर जजमेंट नहीं हुई, ठीक है, नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या पर्सनल बाइसनेस क्रिएट होगा, तो फिर वो जो जज है उस केस के साथ डील नहीं कर सकता, ठीक है। बाइसनेस का सेकंड काइंड है पेक्यूनरी बाइसनेस। इन केस देयर इज एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑन द जुडिशियल बॉडीज पार्ट नॉटविथस्टैंडिंग द अमाउंट इट विल लीड टू बाइसनेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। मान लो अगर कोई जज जो है उसका उस केस के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मान लो कोई प्रॉपर्टी है उसको लेकर डिस्प्यूट को लेकर जो है वो मतलब कोर्ट के अंदर आए हैं, ठीक है, और जुडिशियल बॉडी जो है, जो जज है, उसका उस जो प्रॉपर्टी के अंदर कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जिस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है, अगर उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उस जज का, तो फिर वो जज जो है उस केस के साथ डील नहीं करेगा। इट विल लीड टू बाइसनेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। अगर वो डील करता है तो वहाँ पर पेक्यूनरी बाइसनेस क्रिएट होगा, ओके। थर्ड है सब्जेक्ट मैटर बाइसनेस। The bias is applicable when the deciding administration falls under the subject matter of a specific case directly or indirectly। मतलब किसी जज के पास कोई स्पेसिफिक केस जाता है और उस स्पेसिफिक केस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो जो है उसके अंदर, उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर जज का कोई इंटरेस्ट है, तो फिर चाहे वो इंटरेस्ट डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, ठीक है, उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, फिर वो जो जज है वो जो है उस केस के साथ डील नहीं कर सकता। अगर वो डील करते हैं तो वो सब्जेक्ट मैटर बाइसनेस कहलाएगा, वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर बाइसनेस क्रिएट हो जाएगा, वो जो है जो डिसीजन है, वो जो जजमेंट है वो वॉइड हो जाएगी, ठीक है। सो ये तो था हमारा पहला डॉक्ट्राइन नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ, जिसका मतलब होता है कि जो जज है वो अपने केस के अंदर, अपने कोज के अंदर जो है जज नहीं होगा और ना ही होना चाहिए, जिसको हमने इलस्ट्रेशन के थ्रू और 3 काइंड्स के बाइसनेस के थ्रू समझा है। सेकंड डॉक्ट्राइन है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब है रूल ऑफ फेयर हियरिंग, मतलब सही सुनवाई होनी चाहिए। हियर द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को भी मौका दिया जाना चाहिए, दूसरी पार्टी को भी सुना जाना चाहिए। ये नहीं है कि एक पार्टी को सुन लिया और दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं और डिसीजन दे दिया, तो वो डिसीजन जो है, वो जजमेंट जो है वो वॉइड कहलाएगी। और द रूल ऑफ फेयर हियरिंग, और फेयर हियरिंग का रूल होना चाहिए। और द रूल दैट नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहियर्ड, कि ये नहीं है कि मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि दूसरा पर्सन जो है उसको सुना ही नहीं है, तो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भी दूसरे को सुना ही नहीं है, ठीक है, अनहियर्ड नहीं रहना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये एक बेसिक कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। This expression implies that a person must be given opportunity to define himself। ये जो ओडी अल्ट्रम पार्टम वाला जो ये एक्सप्रेशन है, ये क्या इम्प्लाई करता है, दूसरे पर्सन को, जो दूसरा पर्सन है उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ताकि वो अपने आप को डिफाइन कर सके, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज साइन क्वा नॉन ऑफ एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी। दिस रूल स्टेट्स दैट बोथ पार्टीज मस्ट हैव द चांस टू रिप्रेजेंट देयर व्यू पॉइंट्स। इस रूल का मतलब सिंपल मतलब यही है कि दोनों पार्टी को जो है मौका दिया जाना चाहिए, दोनों पार्टी को चांस दिया जाना चाहिए ताकि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सके, अपने पॉइंट्स रख सके कोर्ट के सामने। एंड अथॉरिटीज़ शुड कंडक्ट अ फेयर ट्रायल अकॉर्डिंगली। और जो अथॉरिटीज़ है, जो डिसाइडिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो उनका जो कंडक्ट है वो फेयर ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये जो रूल है ये एक सिग्निफिकेंट है, ये इम्पोर्टेंट है नेचुरल जस्टिस रूल के लिए, एज इट प्रिवेंट्स अथॉरिटीज़ फ्रॉम सब्जेक्टिवली एनी इंडिविजुअल टू पनिशमेंट विदाउट साउंड एंड वैलिड ग्राउंड। ये जो रूल है ये अथॉरिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये बताता है कि आप ये इन चीज़ों को ना करो, फेयर हियरिंग करो। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज़ बीन अडोप्टेड एंड फॉलोड टू सेव पब्लिक राइट्स अगेंस्ट रैंडम आर्बिट्रेरी डिसीजंस बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के द्वारा, जज के द्वारा जो भी आर्बिट्रेरी डिसीजन लिए जाते हैं, उनके अगेंस्ट ये जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, ये अडॉप्ट किया गया है और फॉलो किया गया है पब्लिक राइट को सेव करने के लिए, ठीक है। नेचुरल जस्टिस के रूल के अंदर
ये जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं वो हैं फेयरनेस, ऑनेस्टी और हियर द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को भी सुना जाए, फेयरनेस की जाए और ईमानदारी से किया जाए। ठीक है, ये नहीं है कि आर्बिट्रेरी डिसीजन दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर ओडी अल्ट्रम पार्टम का एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि एक्स पार्टी एक्सेप्ट टू एक्स पार्टी, एक्स पार्टी अब क्या है यहाँ पर ये समझते हैं। एक्स पार्टी ये कि मान लो कि एक पार्टी है, ठीक है, उसको सुन लिया, और दूसरी पार्टी है उसको सुनना है, अब उसकी सुनवाई होगी, लेकिन वो पार्टी जो है एक डेट लगी, 2 डेट लगी, 1 महीने के बाद की डेट लगी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो पार्टी जो है आने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब वो पार्टी जो है कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं हो रहा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ठीक है। तो अगर वो प्रेजेंट ही नहीं हो रहा तो फिर कोर्ट ये कहेगी कि आपके खिलाफ जो है, आपके अगेंस्ट जो है एक्स पार्टी ऑर्डर हो चुका है, अब आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपना डिसीजन दे रहे हैं। तो ये है एक्स पार्टी ऑर्डर। अब हम देखेंगे कि नेचुरल जस्टिस किस पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, एप्लीकेबल ऑन ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अथॉरिटी इंटरेस्टेड विद डिस्क्रिशन बट सब्जेक्ट टू लीगल लिमिटेशन, अथॉरिटीज़ के ऊपर होगा, मतलब वो सभी अथॉरिटीज़ जिनको डिस्क्रिशनरी पावर इंटरेस्ट की गई है, जिनको डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, बट सब्जेक्ट टू लीगल लिमिटेशन, लेकिन वहाँ पर कुछ लीगल लिमिटेशन भी होती हैं। तो मतलब ये सब पर एप्लीकेबल होगा, वो सभी अथॉरिटीज़ के ऊपर जिनको डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, ठीक है, और ट्रिब्यूनल्स के ऊपर, तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पर है एक्सक्लूज़न और एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। पहले हमने देखा ओडी अल्ट्रम पार्टम का एक्सेप्शन, अब हम देखते हैं नेचुरल जस्टिस का जो रूल है उसका एक्सेप्शन क्या है, वो किस चीज़ को एक्सक्लूड करते हैं। फर्स्ट है एक्सक्लूजन बाय स्टैट्यूटरी प्रोविज़न, अगर किसी प्रॉपर लॉ के द्वारा, किसी स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के द्वारा एक्सक्लूड कर दिया गया कि नेचुरल जस्टिस को अप्लाई नहीं करना है, तो वहाँ पर जो है एक्सेप्शन आ जाएगा कि नेचुरल जस्टिस जो है वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सेकंड है एक्सक्लूजन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही ये कह दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न के द्वारा ये कह दिया गया है कि यहाँ पर नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होगा, तो वहाँ पर भी एक्सक्लूजन है, वहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि वहाँ पर नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होगा। थर्ड है एक्सक्लूजन इन पब्लिक इंटरेस्ट, मान लो कोई केस ऐसा आ जाता है कि जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है कि वहाँ पर नेचुरल जस्टिस जो है अप्लाई नहीं करना है, तो वहाँ पर भी नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होगा। फोर्थ है एक्सक्लूजन इन केस ऑफ द नीड ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन और इन एमरजेंसी और नेसेसिटी, मतलब किसी केस के अंदर नेसेसिटी है, कोई एमरजेंसी आ गई, तो उस केस के अंदर मतलब ये कहा जाए कि नेचुरल जस्टिस जो है वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो वहाँ पर भी उस चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया है। फिफ्थ है एक्सक्लूजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द इम्प्रैक्टिबिलिटी, मतलब जहाँ पर प्रैक्टिकल है ही नहीं कि मतलब वहाँ पर नेचुरल जस्टिस यूज़ किया जाए, ठीक है, तो वहाँ पर भी एक्सक्लूड हो जाएगा नेचुरल जस्टिस का। फिर है एक्सक्लूजन इन केस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी के केस में भी एक्सक्लूजन होगा नेचुरल जस्टिस का। फिर उसके बाद है एक्सक्लूजन व्हेन नॉट राइट ऑफ द पर्सन इज़ इन्फ्रिंज्ड, जहाँ पर किसी पर्सन का जो राइट है वो इन्फ्रिंज्ड हो ही नहीं रहा, तो वहाँ पर भी नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हमारा टॉपिक नेचुरल जस्टिस और फेयर हियरिंग का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर डाउट्स हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।